everyone, I am Karan Masru. Welcome to this video. So this is the first video on the course of data structures and algorithms and आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. So first of all, let us divide this term data structures and algorithms into two parts, data structures and second is algorithms. दोनों वर्ड के लिए हम दो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. First is what is the meaning of data structures and why do we need to study it? And what is the meaning of algorithms and why do we need to study it? ठीक है ना. तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. एज द नेम सजेस्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू स्टोर द डेटा. देखो, हमें एक प्रॉब्लम दिया गया होगा, उसका हमें प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. तो जो डेटा दिया गया होगा वो हमें स्टोर भी करना पड़ेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन का टाइप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्या डोमेन का क्वेश्चन है, हमारे पास अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं टू स्टोर दी डेटा. नाउ व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इट? We need to study it so that we can efficiently solve the problem. Now, for example, अगर डेटा स्ट्रक्चर्स जो है, अगर मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें कि आपको बोला गया है कि एक स्टूडेंट में, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और उनकी हाइट दी गई है. तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक एरे ले सकते हो, फ्लोट h of 100, ठीक है ना, और ये 100 स्टूडेंट्स की हाइट को स्टोर कर दोगे. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ सिटीज़ के डेटा है, ठीक है ना, और इनको कनेक्ट करने वाली जो रोड्स है इनका भी डेटा है, ठीक है ना. मान लो ये 5 सिटीज़ है, ए बी सी डी ई, और इनको कनेक्ट करने वाली कुछ रोड्स है. मान लो ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर की लेंथ है, ये 0.5 किलोमीटर की लेंथ है, ये 4 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है ना. तो यहाँ पे तो मैंने 5 सिटीज ड्रॉ किए हैं, लेकिन हो सकता है इनपुट में आपके पास 1 लाख सिटीज का डेटा हो, 2 लाख सिटीज का डेटा हो, फिर उनको रोड कनेक्ट करने वाले रोड जो कनेक्ट कर रहे हैं उनका डेटा हो. तो आपको सिटीज स्टोर करने पड़ेंगे, फिर हर एक रोड का डेटा स्टोर करना पड़ेगा कि वो रोड कौन से 2 सिटीज के बीच में डिफाइन है, फिर वो रोड की लेंथ क्या है, ठीक है ना. फिर ये डेटा स्टोर करने के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मान लो आपके पास 1 लाख सिटीज का डेटा है, 1 से लेके 1 लाख तक. तो आपको ये पूछा जा सकता है कि 10th सिटी एंड 50,000 नंबर की जो सिटी है, इन दोनों सिटीज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस वाला राउट कौन सा है, क्योंकि मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. अब यहाँ पे आप सिंपल एरे में डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको सिटीज का डेटा स्टोर करना है, रोड का डेटा स्टोर करना है, कोई भी रोड है वो कौन सी 2 सिटीज के बीच में डिफाइंड है, उसकी लेंथ क्या है. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम यूजुअली कुछ ग्राफ नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो यूज करते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे. अगेन, व्हाई डू वी स्टडी इट? सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली, ठीक है ना. यूजुअली क्या होता है, हमें एक काफ़ी फेमस वर्ड है कंप्यूटर साइंस में, क्रूड ऑपरेशंस, मतलब कि क्रिएट करना है डेटा, रीड करना है डेटा, अपडेट करना है डेटा, डिलीट करना है डेटा. तो ये 4 ऑपरेशंस होने चाहिए इजीली. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट, मान लो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब मान लो मुझे कोई 2 नई सिटीज आ गई, उनका डेटा स्टोर करना है, फिर कुछ रीड करना है, फिर अपडेट करना है, कोई रोड की लेंथ मान लो अपडेट करनी है, कुछ डिलीट करना है, ये सब हो गया. एंड आफ्टर दैट अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन डेटा सेट पे, जैसे कि मैंने बोला कि 2 सिटीज के बीच में मिनिमम रूट कितना है, ये सब. तो ये हम एफिशिएंटली सॉल्व कर पाए जानिए, ठीक है ना. तो इसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए. Now, if we come to this part, what is the meaning of algorithms? An algorithm is nothing but a sequence of steps or procedure to solve a well-defined problem. मतलब कि आपके पास मान लो एक प्रॉब्लम है कि भाई 100 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है, उसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है. तो मैं आपको एक एल्गोरिदम देता हूँ जो कि क्या है, एक प्रोसीजर है, या तो आप कह सकते हो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, जो कि अगर आप उस सीक्वेंस में उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका जो हाइट का एरे है वो शॉर्ट हो जाएगा. इट इज़ नथिंग बट एन एल्गोरिदम. एन एल्गोरिदम विल हैव एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट. मतलब कि मान लो एक एल्गोरिदम है शॉर्टिंग वाला, तो इसका इनपुट क्या हो सकता है, इनपुट हो सकता है अनशॉर्टेड एरे, एंड इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा शॉर्टेड एरे, ठीक है ना. नाउ why do we need to study algorithms?
Again the same reason, we study algorithms so that we can solve the given problem efficiently. यहाँ पे मल्टीपल एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, जैसे कि इनपुट एरे अनशॉर्टेड है और आउटपुट शॉर्टेड है, तो यहाँ पे मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम एक होता है, वो यूज़ कर सकते हैं. फिर इंसर्शन शॉर्ट एक होता है, वो यूज़ कर सकते हैं. और भी शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हो सकते हैं. सिमिलरली ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं तो उनके लिए अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स होते हैं, डीएफएस होता है, बीएफएस होता है, एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं. क्यों हमें पढ़ना चाहिए? ताकि हमें जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको हम एफिशिएंटली सॉल्व कर पाए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया है, उसका डेटा दिया गया है, उसका इनपुट दिया गया है, ना आउटपुट मांगा गया है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, और उस डेटा को स्टोर करने के बाद उस पर हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट करना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो एफिशिएंटली सॉल्व हो पाए. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब यहाँ पे बाकी सब तो क्लियर है, एक टर्म नहीं क्लियर है कि भाई एफिशिएंटली ठीक है, लेकिन एफिशिएंट का मतलब क्या है? देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंप्यूटर्स एफिशिएंट दो टर्म्स में हो सकता है, एक मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक टाइम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है ना. नाउ यहां पे मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन यूजुअली हमारा कोर्स के दौरान फोकस जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे रहेगा, क्योंकि स्पेस एज सच इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. दूसरा, अभी मैं एक आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि टाइम का इम्पैक्ट बहुत हो सकता है. हम थोड़ी सी स्पेस, या स्पेस मतलब क्या, मेमोरी, थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा यूज़ करके जो टाइम है वो बहुत हद तक कम कर सकते हैं. तो इसलिए हमारा फोकस मेनली टाइम पे ही रहेगा, लेकिन हम स्पेस को भी डिस्कस करेंगे. एंड इनको मेजर करने के अलग अलग नोटेशंस होते हैं. तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आगे जाके नोटेशंस डिफाइन करेंगे, एंड सेम वही नोटेशंस हम स्पेस के लिए भी यूज कर लेंगे. लेकिन अगर हम समझे कि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, ठीक है ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा प्रोग्राम, वो तो ये दो पार्ट्स में होता है. एक होता है स्पेस डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट साइज. मान लो एक एरे दिया गया है ऑफ n साइज, तो वो n साइज का एरे हमें स्टोर करना है, तो वो स्पेस लेगा. प्लस यू कैन से ऑक्सिलरी स्पेस. ठीक है ना. ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है? ऑक्सिलरी स्पेस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा और टेम्पररी स्पेस विच द प्रोग्राम रिक्वायर्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. मतलब कि यहाँ पे क्या आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अगर फंक्शन कॉल बहुत सारे हो रहे हैं तो स्टैक एक होता है जो कि वाइंड अप हो जाता है. ठीक है ना. तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इसके अलावा बाकी हम जैसे मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम है, तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ता है. मर्ज शॉर्ट में हमें एक एक्स्ट्रा एरे यूज करना पड़ता है. अगर मान लो इनपुट साइज का एरे n है, तो हमें मर्ज शॉर्ट की मदद से अगर मान लो उस एरे को शॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें एक एक्स्ट्रा n साइज का एरे लेना पड़ता है. तो वो सारी चीजें ऑक्सिलरी स्पेस में आती है. इनपुट साइजेस की हमें जो डेटा दिया गया है वो हम स्टोर करने के लिए जो भी स्पेस लेते हैं वो, जैसे कि यहाँ पे हमने एरे लिया है, फिर हम ग्राफ को किस तरह से स्टोर करना है वो देखेंगे. तो यहाँ पे हमें ये सिटीज की इंफॉर्मेशन, रोड की इंफॉर्मेशन, फिर ये जो रोड का डिस्टेंस है वो इंफॉर्मेशन, वो सब स्टोर करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है इनपुट साइज. मतलब कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उनको डिफाइनिंग जो भी पैरामीटर्स है वो. ठीक है ना. एंड ऑक्सिलरी स्पेस. तो अब इसको हम अलग अलग नोटेशन से डिफाइन करते हैं, लेकिन वो हम इसके लिए डेवलप करेंगे एंड सेम इसके लिए यूज कर लेंगे. ठीक है. अगेन वी विल मोस्टली फोकस ऑन दिस बिकॉज ये हम थोड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं स्पेस, ऐसा कुछ नहीं है. सेकेंड थिंग इज कि टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ अप्रोक्सीमेटली 10⁸ एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं 1 सेकेंड में. ठीक है. हम आगे भी इस पे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं, इसके लिए मैंने आपको बताया 10⁸ एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर सेकेंड. ठीक है. ओके. अगर मेरा एरे जो है जो मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है ना, उसकी साइज मान लो है, इनपुट साइज जो है वो 10⁶ है, मतलब इतने एरे एलिमेंट्स हैं, तो मर्ज शॉर्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली
मर्ज शॉर्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली n log n नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है, एंड ये क्या है, मर्ज शॉर्ट। एंड जो इंसर्शन शॉर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है टू शॉर्ट दी एरे। ठीक है, अब अगर n log n टाइम ले रहा है मर्ज शॉर्ट, तो अगर मैं यहां पे लिखूं n क्या है 10 की पावर 6 log 10 की पावर 6, यहाँ पे बेस 2 है, इतने स्टेप्स लेगा अप्रोक्सीमेटली, और 1 सेकंड में 10 की पावर 8 स्टेप्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया 100, 10 की पावर 6 बेस 2, अगर मैं 6 को आगे ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा 6 log 10 बेस 2, log 10 बेस 2 क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग, लेट अस से 4, तो 6 into 4 दिस इज अप्रोक्सीमेटली 24/100, सो इट इज 0.24 सेकेंड्स। ठीक है ना, ओके। अगर मैं इंसर्शन शॉर्ट की बात करूं तो इंसर्शन शॉर्ट अप्रोक्सीमेटली कितने स्टेप्स लेता है, ये मर्ज शॉर्ट है। ठीक है, ये 10 की पावर 6 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 12 स्टेप्स लेगा, और 10 की पावर 8 एक सेकेंड में ऑपरेशंस होते हैं, विच इज नथिंग बट 1000 सेकेंड्स, विच इज नथिंग बट आई कैन से 1000/60 मतलब कि 100/6 मिनट्स। तो ये इतने ज़्यादा मिनट्स लेता है और ये 0.24 सेकेंड लेता है। आप सोचो, आपने इस साइज का जो एरे है वो आपको शॉर्ट करना है, आपने इंसर्शन शॉर्ट का प्रोग्राम लिखा और आपने इनपुट दे दिया, फिर आप इतने मिनट बाद जाके आओगे ना, तब जाके वो आपको आउटपुट देगा। लेकिन इसमें आपने क्लिक किया, 0.24 सेकेंड में आपका आउटपुट आ जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम का बहुत डिफरेंस आ जाता है। आप नहीं चाहते कि आप इतने मिनट के बाद आओगे तब जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और भी बहुत काम करने हैं। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। पहली तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, and second is how do we calculate time complexity। ठीक है, okay, what are the factors that affect time complexity? One is the hardware and second is our program, कि हमने कितना एफिशिएंट प्रोग्राम लिखा है। जैसा कि अभी हमने देखा मर्ज शॉट में 0.24 सेकेंड एंड इंसर्शन शॉट में 100/6 मिनट्स। ठीक है, तो दूसरा तो ये तो प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। एक है हार्डवेयर। ना हार्डवेयर इस सब्जेक्ट में हम पढ़ नहीं रहे, डेफिनेटली हार्डवेयर को भी स्पीड अप कर सकते हैं, उसको भी बेटर बना सकते हैं। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे। मतलब कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, तो आप उसको कितना फास्ट से फास्ट, कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हो। अब आपके फ्रेंड के पास आपसे बेटर हार्डवेयर वाला कंप्यूटर है, तो आप उसके पास जाके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। फिर मान लो आपके कंप्यूटर लैब में, कॉलेज में सुपर कंप्यूटर है, तो वहाँ पे जाके सॉल्व करोगे। वो हमारा टारगेट नहीं है। तो हार्डवेयर हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम दिया गया है तो हम उसको कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, चाहे कोई भी पीसी हो। ठीक है, सो हार्डवेयर पे हमारा यहाँ पे फोकस नहीं है। ठीक है, हमारा फोकस यहाँ पे है कि हम किस तरह से एफिशिएंट एल्गोरिथम्स लिख सके, किस तरह से बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड कर सके, ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो कम से कम टाइम में सॉल्व हो पाए। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। भाई आपको मैंने एक प्रॉब्लम दिया, वो आपके कंप्यूटर पे 0.23 मिली सेकेंड में रन 0.23 सेकेंड में रन हुआ, आपके फ्रेंड में 0.22 मिली सेकेंड में रन हुआ, तो वो थोड़ी ना मेजर करेंगे। तो इसलिए हमें जो भी हम सोचेंगे वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है, तो यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ प्रोग्राम भी आप बोल सकते हो, या तो फिर सिलेक्शन ऑफ गुड एल्गोरिथम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम डायरेक्टली मिली सेकेंड्स में या तो सेकेंड्स में बता दें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया। भाई मेरे पीसी पे 0.23 सेकंड लग रहे हैं, किसी और के पीसी पे 0.22 सेकंड लग रहे हैं, तो ये हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम जो भी डिस्कस करेंगे वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली मिली सेकंड या सेकंड में कैलकुलेट करते हैं तो वो हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया और वो हमारे लिए यूजलेस हो गया, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न आप ये समझो, अगर मुझे एग्जैक्टली मिली सेकंड या सेकेंड्स में टाइम चाहिए
तो मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया, आपने मर्ज, मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं, शॉर्टिंग, ठीक है ना। अगर इनपुट एरे की साइज 10⁻6 एलिमेंट्स है, आपने मर्ज शॉर्ट का एल्गोरिथम लिखा, 0.24 सेकंड आंसर आया, आपने नोट डाउन कर लिया। फिर आपने इंसर्शन शॉर्ट का लिया, क्योंकि आपको कंपेयर भी करना है कौन सा बेटर है। तो आपने इंसर्शन शॉर्ट का कोड लिखा और रन किया, वो 100/6 इतनी ज़्यादा मिनट्स के बाद सॉल्व हुआ, आपने नोट किया, आपको पता चला कि मर्ज शॉर्ट बेटर है, तो अब मर्ज शॉर्ट यूज़ करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए ना, हमको कोड करने के बाद पता चले ये बेनिफिशियल नहीं है। हमें कुछ ऐसी मेथड्स चाहिए कि हम पहले से ही डिपेंडिंग अपॉन कि इनपुट क्या है, हम कंस्ट्रेंट के बेसिस पे डिसाइड कर ले कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट होगा और वो हम यूज़ कर ले, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स टाइम कंस्ट्रेंट होता है, मेमोरी कंस्ट्रेंट होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है इनपुट कंस्ट्रेंट्स। इनपुट कंस्ट्रेंट्स क्या होता है कि हमें जो इनपुट दिया गया है उसकी कंस्ट्रेंट्स हमें दी गई होती है। मतलब कि मान लो हमारे पास ये एग्जांपल है जहाँ पे हमें एक एरे को शॉर्ट करना है, तो एरे की साइज़ क्या होगी, तो एरे की साइज़ मान लो मैक्सिमम 10⁻6 तक हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। फिर उस एरे का नाम मान लो ए है, तो उसके मैं एलिमेंट को ए आई कह सकता हूँ। तो वो एलिमेंट की रेंज क्या होगी, उस एलिमेंट की रेंज मान लो ए आई की 10⁵ और कम से कम 0 हो सकती है, या तो फिर ए ऑफ आई की मैक्सिमम वैल्यू 10⁹, मिनिमम वैल्यू -10⁹ हो सकती है। तो ये इनपुट कंस्ट्रेंट्स है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रेंट्स हम ये डिसाइड कर सके कि कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स हमें यूज़ करना है, फिर उस पर कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, ताकि हम मोस्ट एफिशिएंटली सॉल्व कर पाए। पहले कंप्यूटर पे सॉल्व कर पे बाद में डिसाइड करें तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग है एंड कोई बेनिफिशियल भी नहीं है। तो इन रीजंस की वजह से हम ये मेथड को एलिमिनेट कर देते हैं, ये हमारे यूज़ का नहीं है। दूसरा मेथड है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का बेस्ड अपॉन एलिमेंट्री ऑपरेशंस और बेसिक ऑपरेशंस। हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी कह सकते हैं या बेसिक ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। एंड इनपुट साइज, मतलब कि यहाँ पे जैसे इनपुट साइज क्या है, एरे का मैक्सिमम 10⁻6 जा सकता है। एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस मतलब कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेटली कितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे कि मर्ज शॉर्ट में हमने देखा था n log n, इंसर्शन शॉर्ट में हमने देखा था n²। तो ये सेकंड वे है कि हम बेस्ड अपॉन एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड इनपुट साइज ये डिसाइड कर पाए कि अप्रोक्सीमेटली उसमें कितने स्टेप्स लगेंगे, ठीक है ना, और एक तरह से उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर पाए। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर होगा। ये होगा कि हर एक बेसिक ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है वो हम यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, फिर हम कुछ और अच्छा डिराइव कर सकते हैं। एंड इनपुट साइज क्या है, तो हमें जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कि नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, जो कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होगा। तो उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मर्ज शॉर्ट में n log n था, इंसर्शन शॉर्ट में n² था, तो हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे प्रॉब्लम के लिए मर्ज शॉर्ट बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से बेस्ड ऑन एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड बेसिक ऑपरेशंस एंड इनपुट साइज ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सेकंड तरीका है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसको और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो अब एक एग्जांपल देखते हैं और इसकी मदद से समझेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या बेसिक स्टेप्स के फॉर्म में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूँ, क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन एन एरे ए ऑफ साइज n, डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द एरे हुज वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द एरे। बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हमें एक एरे दिया गया है साइज n का, तो हमें ये बताना है कि क्या इस एरे में ऐसा एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर हो। अगर ऐसा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो यस प्रिंट करता है, वरना नो प्रिंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे n की वैल्यू 5 है, एरे की साइज 5 है और एलिमेंट्स है 5, 1, 3, 13 एंड 4। आउटपुट है यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है 13 जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है। 5 + 1 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 4 is 13. So the value of this element is equal to the sum of the remaining elements of the array. तो आउटपुट में यस प्रिंट किया है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, एरे एलिमेंट्स है 5, 6, 4, 8, आउटपुट है नो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर हो, ठीक है, ओके। अब इसका हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, कोड लिखना है। इनपुट में हमें n दिया गया होगा, एरे के एलिमेंट्स दिए गए होंगे, आउटपुट में हमें यस या नो प्रिंट करना है, ओके।
तो एक बात समझो, यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक मेथड अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, हर एक फॉर लूप में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, मतलब मान लो हमारा जो फॉर लूप है वो अभी 5th एलिमेंट पे है, तो हम 5th एलिमेंट को छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका सम निकालेंगे। वो सम निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो 5th एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट पे वापस सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अगर है तो यहाँ पे हमें पहली चीज तो कि आउटपुट में अब यस प्रिंट होगा। दूसरी चीज, अगर हमें किसी पॉइंट पे ये पता चल जाता है कि इस एलिमेंट की वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है, तो आगे ये कंडीशन वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये बताना है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट और नॉट। अगर मल्टीपल ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी पॉइंट पे हमें फॉर लूप में ये पता चलता है कि करंट एलिमेंट की वैल्यू जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट के सम के बराबर है, तो हम ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सूडो कोड लिखूँ तो सूडो कोड बेसिकली मीन्स दैट वी डू नॉट फॉलो द एक्चुअल सिंटैक्स ऑफ एनी लैंग्वेज, बट हम कोड और इंग्लिश को ऐसे थोड़ा मिक्स करके हम लिखते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि कोड है क्या। ठीक है, सो सबसे पहले तो अगर हमें किसी पॉइंट पे ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है, तो वो हमें मार्क करना पड़ेगा कहीं पे। तो इसके लिए मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं इनिशियली फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे सूडो कोड मैंने आपको बताया था, तो सेमीकोलन लगाना, फिर ये बुलियन वेरिएबल है, ये सब डिनोट करना, ये ऐसा जरूरी नहीं है। हमको एक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि कोड क्या होगा। ठीक है, सो फ्लैग वेरिएबल मैंने फॉल्स कर दिया है। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू n-1। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है एरेस में। ओके, हर एक लूप में मैं एक सम वेरिएबल लूंगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। अब मुझे ith इंडेक्स के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, फॉर j इक्वल्स टू 0 टू n-1, इफ I is not equal to j, then sum is equals to sum plus a of j। यहां पे मैंने क्या किया, देखो ये आउटर फॉर लूप है, हमें क्या कंपेयर करना है, सम ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। तो ये जो 1 एलिमेंट है वो आउटर होगा, मतलब कि पहले मैं यहां पे रहूंगा, इन सभी का सम निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे रहूंगा, इन सभी का सम निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे रहूंगा, फिर ये दो और ये दो का सम निकालूंगा। तो ये जो आउटर फॉर लूप मूव हो रहा है वो ये वाला है, i इक्वल टू 0 टू n-1। और यहाँ पे मैं रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम निकाल रहा हूँ। कैसे? पहले मैंने सम की वैल्यू 0 कर दी, फिर मैं वापस सभी एलिमेंट्स को ट्रावर्स कर रहा हूँ, और अगर i नॉट इक्वल टू j है तो मैं सम में उसको ऐड कर रहा हूँ। एक और चीज, दिस इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई हैव टेकन दिस सॉल्यूशन। ओके ओके, सो यहां पे हमने ये सम निकाल दिया। ठीक है ना, तो जैसे ही हम इस फॉर लूप के बाहर आएंगे मेरे पास सम की वैल्यू हो जाएगी। सो इफ सम इज इक्वल्स टू a ऑफ i, अगर रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो सम है वो करंट एलिमेंट के बराबर है, तो सबसे पहले तो फ्लैग वेरिएबल को ट्रू कर दो क्योंकि हमें ऐसा एक एलिमेंट मिल गया है। सेकेंड चीज, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ब्रेक कर दो। भाई यहाँ पे अगर मुझे एक एलिमेंट मिल गया है जिसकी वैल्यू सम के बराबर है, तो मुझे आगे के एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है वेदर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सम एलिमेंट विच फॉलोज दिस कंडीशन। तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ओके। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें निकालना हो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक तो यहाँ पे स्टेप्स लिख सकता हूँ जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस होंगे, एंड यहाँ पे टाइम्स, मतलब कि वो कितनी टाइम रिपीट होंगे, फिर हम इनको सम अप कर देंगे। स्टेप्स क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होने में कितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगेंगे, टाइम्स इसकी वो पर्टिकुलर लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे मान लो C1 नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं। ठीक है, अब ये लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, देखो वैसे तो n साइज का फॉर लूप है, बट अगर बीच में कहीं पे मुझे ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर हो, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। सो दिस में गो फ्रॉम 1 टू n, ये फॉर लूप जो है वो 1 से लेकर n तक एग्जीक्यूट हो सकती है। लेट मी से इट एग्जीक्यूट्स k टाइम्स। ठीक है, where k is nothing but between 1 and n। ओके,
अगर ये k टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये वाला भी k टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। मान लो ये C2 नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है और ये भी k टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर सभी k टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, तो ये भी k टाइम्स एग्जीक्यूट, मतलब सभी नहीं, जैसे कि ये इफ कंडीशन के अंदर है तो अंदर वाला पार्ट डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन कब फुलफिल होती है, ठीक है। बट अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो मान लो ये लाइन जो है वो C3 नंबर ऑफ स्टेप्स लेती है, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये k टाइम्स इनटू n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वाला लूप k टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये भी k टाइम्स होगा, बट ये खुद में एक n साइज का फॉर लूप है, तो k इंटू n हो गया, ठीक है। और ये तो हमेशा n साइज का ही रन होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम निकाल रहे हैं, तो वो तो हमेशा n साइज का लूप होगा, क्योंकि हमें एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी का सम निकालना है। तो ये k इंटू n हो गया। अब ये कंडीशन, ये मान लो C4 नंबर ऑफ स्टेप्स लेती है ये लाइन, और ये भी k इंटू n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। ये जो है मान लो C5 नंबर ऑफ स्टेप्स लेते हैं ये लाइन, और ये एग्जीक्यूट कितनी बार होगी, ये k इंटू n माइनस k टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है k इंटू n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये भी k इंटू n टाइम्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लेकिन ये कंडीशन जो है वो हर एक बार ये कंडीशन जो है वो एक बार फॉल्स होगी। कब? व्हेन i विल बी इक्वल टू j। और अगर ये फॉर लूप k टाइम्स रन हो रहा है तो ये कंडीशन भी k टाइम्स रॉन्ग होगी। भाई पहले i 0 होगा तो j 0 होगा तो फॉल्स होगी, फिर i 1 होगा j 1 होगा तब फॉल्स होगी, i 2 होगा j 2 होगा तब फॉल्स होगी, अप टू i की वैल्यू k माइनस 1 j की वैल्यू k माइनस 1 तब फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन k टाइम्स फॉल्स होगी, क्योंकि ये वाला लूप k टाइम्स रन होगा, तो ये k टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए k इंटू n माइनस k, ठीक है। अब इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। अब हम इस फॉर लूप के बाहर आ गए, तो अगर ये फॉर लूप k टाइम्स रन हो रहा है तो ये वाली लाइन भी k टाइम्स रन होगी। मान लो ये C6 स्टेप्स लेते हैं तो ये भी k टाइम्स रन होगी। ये दोनों एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें सम इक्वल्स टू a ऑफ i मिला तो हम फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन फ्लैग वैल्यू हम यस या नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो ये दोनों एक ही बार एग्जीक्यूट होंगे, अगर होंगे तो। वर्स्ट केस में कभी नहीं होंगे, अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर है तो। So let us say this takes C7 number of steps and this takes C8 number of steps and let us say ये एक एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा अगर मैं यहाँ पे T ऑफ n निकालूँ। सो T ऑफ n क्या है, इनपुट साइज, ठीक है ना, n हम इनपुट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। आप कैपिटल ले लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल ले रहा हूँ, तो वो होगा C1 टाइम्स k प्लस C2 टाइम्स k प्लस C3 टाइम्स k इंटू n प्लस C4 टाइम्स k इंटू n प्लस C5 टाइम्स k इंटू n माइनस C5 टाइम्स k प्लस C6 टाइम्स k प्लस C7 प्लस C8, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा k इंटू C1 प्लस C2 माइनस C5 प्लस k इंटू n इंटू C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C7 प्लस C8, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये मान लो मैंने पूरा कांस्टेंट ले लिया a, तो a इंटू, या तो फिर इसको मैं a ले लेता हूँ C3 प्लस C4 प्लस C5, तो a इंटू k इंटू n प्लस इसको मैं b ले लेता हूँ C1 प्लस C2 माइनस C5 को, तो b इंटू k और इन दोनों को मैं c ले लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ a इंटू के एन प्लस बी के प्लस c, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास वेरिएबल है k, तो इसको मैं अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो एक हो जाएगा आपका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक हो जाएगा आपका बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब होगा? जब
हमें ये आउटर फॉर लूप n टाइम्स रन करना पड़े, जब हमें ऐसा कोई एलिमेंट ही ना मिले जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर हो, मतलब हम ब्रेक कभी करें ही ना, तो k की वैल्यू n के बराबर होगी। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टी ऑफ n इज इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट और n है, n इनपुट है। बेस्ट केस क्या होगा कि पहला ही एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू रिमेनिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 13 है, यहाँ पे 5 है, तो हमने जैसे ही यहाँ पे i इक्वल टू 0 पे लूप लगाया, ये सभी का सम इसके बराबर हो गया और हमने तुरंत ही ब्रेक कर दिया, मतलब k की वैल्यू 1 हो गई, एक ही लूप लगाना पड़ा आउटर लूप। तो वो किसके बराबर होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम t ऑफ n इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 1 रखो, an प्लस बी एन सॉरी an प्लस बी प्लस सी, इसको मैं ए एन प्लस बी डैश भी लिख सकता हूँ क्योंकि बी प्लस सी इज अल्टीमेटली बी डैश, ठीक है ना। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी हो गया एंड बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ए एन प्लस बी हो गया, ठीक है, बी डैश। अब यहाँ पे एक और एनालिसिस हो सकती है, वो है एवरेज केस एनालिसिस, बट एवरेज केस निकालना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि मान लो n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है, फिर बेसिकली एवरेज केस क्या होगा, टोटल टाइम टेकन बाय ऑल द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अपॉन डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। एवरेज केस यही होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट्स पॉसिबल। तो एक बात समझो, अगर n की वैल्यू मान लो 5 है और यहाँ पे जो मैं एलिमेंट्स रख सकता हूँ उनकी वैल्यू मान लो 1 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पे 10 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 10 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो टोटल डिफरेंट ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 10 की पावर 5 हो गई। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज की मुझे टाइम निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, उनका सम करना पड़ेगा, मे बी उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी रिक्वायर्ड हो इन डिफरेंट क्वेश्चंस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स दैट इज 10 की पावर 5। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इनफैक्ट अगर एवरेज केस एनालिसिस जो है वो अगर मे बी अगर हेल्पफुल भी हुआ, लेकिन वो निकालना इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगा वैसे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल केस लिया है, तो ये यूजुअली मतलब निकालने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये हमारे स्टडी के लिए यूज़फुल नहीं है। सेकंड थिंग, अगर बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस एक तो बहुत रेयर अकर होता है, दूसरी चीज़ वो इतना अच्छा एस्टिमेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कुछ डेटा दिया है, उसके कंस्ट्रेंट्स दे दिए हैं और मैंने आपको बोला कि आप इसका सॉल्यूशन लिख के दो, आपने सॉल्यूशन लिखा। अब अगर आपको पता है कि बेस्ट केस में ये मान लो an प्लस बी है, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा दिया गया है वो बेस्ट केस के रिस्पेक्ट में हो, जैसे कि ये वाला, ठीक है ना। तो बेस्ट केस एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको, जैसे हम आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम दी है तो उसमें टाइम लिमिट 1 सेकेंड की दी है, ठीक है ना, इसका मतलब आपको 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर देना है, इसका मतलब वर्स्ट केस आपका 1 सेकेंड होना चाहिए। तो बेस्ट केस इसीलिए हेल्पफुल नहीं रहता, ठीक है, एनालिसिस में। सो मोस्टली वी विल डिस्कस फर्दर, भी आगे हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग नोटेशंस की बात करेंगे। तो हमारा फोकस मेनली वर्स्ट केस एनालिसिस पे होगा कि ये वर्स्ट केस में कितना टाइम लेगा ये हमारा एल्गोरिथम। तो हम उस हिसाब से देख सकते हैं कि हमें मान लो बोला गया है कि 1 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, तो क्या इसका वर्स्ट केस 1 सेकंड में हो जाएगा, ये हम देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स होते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो मल्टीपल टेस्ट केस होते हैं, ठीक है। और वैसे भी वर्स्ट केस आप देखो, आपको एक अच्छा एस्टिमेट देता है कि भाई चाहे आपका इनपुट कुछ भी हो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जबकि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगर स्पेसिफिक आपका इनपुट है, जैसे यहाँ पे, तो आपको बेस्ट केस ये टाइम मिलेगा, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। वर्स्ट केस में आपको क्या मिलेगा कि चाहे इनपुट कुछ भी हो, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगा। सो देयर आवर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे इस सॉल्यूशन का वर्स्ट केस जो टाइम है वो है an² + bn + c, तो इसीलिए हम वर्स्ट केस के फॉर्म में लेते हैं।
अब वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि वर्स्ट केस जो है वो हमारे यूजफुल का है, ठीक है। ओके, नाउ जब आपको प्रॉब्लम दिया गया है और आपको दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 5n+3 है और दूसरे का n² है, ठीक है ना। तो n=1 पे ये जो है वो 8 देगा, ये 1 देगा, n=2 पे ये 13 देगा, ये 4 देगा, n=3 पे ये 15, n= अगर मैं 3 ले लूँ तो ये क्या देगा, 15 + 3 इज 18, ये देगा 9, n=4 पे ये 20 + 3 23 और ये देगा 16, n=5 पे ये हो जाएगा 28 एंड ये हो जाएगा 25 एंड n=6 पे ये हो जाएगा 33 एंड ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम लेने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात समझो, जब हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो एल्गोरिदम के बीच में अगर डिसाइड करना चाहते हैं, तो अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पे आपको 5 या 10 नंबर्स को शॉर्ट नहीं करना है। मान लो शॉर्टिंग एल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे हैं, वो तो हम खुद से भी कर सकते हैं। हम कंप्यूटर्स के एसेंशियल क्या है, यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है, जब आपके पास डेटा 10⁵, 10⁶ इतने नंबर्स हो और आपको सेकंड्स में सॉल्व करना हो, तो आप इनपुट दोगे, प्रोग्राम लिखोगे और वो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या तो रेट ऑफ ग्रोथ, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये बेसिकली क्या कहता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो किस स्पीड से, किस रेट से, किस ऑर्डर से बढ़ रहा है एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो है वो लीनियर है, लीनियर फंक्शन है एंड ऑर्डर ऑफ n में बढ़ रहा है, जबकि ये वाला जो है वो ऑर्डर ऑफ n² में बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो है वो आफ्टर सम नंबर्स, आफ्टर सम साइज ऑफ इनपुट, आफ्टर सम वैल्यू ऑफ n, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। और हमने जैसा डिस्कस किया था, हम जब कंप्यूटर का एसेंशियल कब होता है, जब इनपुट साइज बड़ा होता है। तो अगर दो एल्गोरिदम्स के बीच में कंपेयर करना है, तो किसी का वर्स्ट केस रेट ऑफ ग्रोथ या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ दूसरे एल्गोरिदम के वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से कम है, तो हम कहते हैं कि वो एल्गोरिदम बेटर है, ठीक है ना। हो सकता है स्मॉल वैल्यूज ऑफ n के लिए वो ज़्यादा टाइम ले, लेकिन अल्टीमेटली जब n की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो है जिसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ कम है वही बेटर एल्गोरिदम होगा। ऑल्सो जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये देखो, ये कॉन्स्टेंट्स है, तो इनकी वैल्यूज एज कंपेयर टू n काफ़ी स्मॉल होगी। और n क्या है, 10⁵, 10⁶, इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो है वो डोमिनेटिंग टर्म्स नहीं रहेंगे, और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा, अल्टीमेटली n² डोमिनेट कर रहा था। तो हम जब रेट ऑफ ग्रोथ या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम जो लीडिंग टर्म होता है पॉलिनोमियल का, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि इसमें मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n है और इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो n² है, और इसका मान लो दोनों वर्स्ट केस है, तो इसका वर्स्ट केस ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n है, इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n² है। इसका मतलब ये जो है ये बेटर एल्गोरिदम है, भले ही फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ n ये ज़्यादा टाइम ले, ठीक है। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का भी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या तो फिर रेट ऑफ ग्रोथ का भी समझ में आ गया, एंड ये भी समझ में आ गया कि हम कॉन्स्टेंट्स को निगलेक्ट कर देंगे, अल्टीमेटली जो पॉलिनोमियल का लीडिंग टर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे। नाउ इस फर्स्ट वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नोटेशंस की बात करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, इन सब को n² log n इन सब के टर्म्स में डिफाइन कर पाए और कंपेयर कर पाए। थैंक यू।